ठीक है, सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं चैप्टर नंबर 21 जो आपके लास्ट क्लास में हुआ था, एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसके आंसर्स मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था सर, आप लोग का पहला टॉपिक क्या था? बैड डेट्स। क्या था? बैड डेट्स। सर बैड डेट्स मतलब, बैड डेट्स मतलब पैसे का डूब जाना। बैड डेट्स मतलब पैसे का डूब जाना। क्या एंट्री, ये क्या है हमारा बैड डेट्स? सर लॉस है, एक्सपेंसेस है। क्या है? लॉस एंड एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस अब इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ हमारे बिजनेस में? बहुत लोग को ना कंफ्यूजन होता है, सर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सर? बिजनेस की। सर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमारे बिजनेस में, जैसे ये लॉस हो गया तो हमारे बिजनेस में ये लॉस से एक्सपेंसेस बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया सर। ठीक है, तो बैड डेट्स एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और क्या चीज कम हो गया सर? डेटर कम हो गया, टू डेटर्स अकाउंट। राइट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लास्ट क्लास में आप लोग बताए नहीं मेरे को, मैं आप लोग को बोला था कि जो मैं लिख रहा हूं उसको एक बार लास्ट में करूंगा, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए और मैं भी ध्यान नहीं दिया, वो पार्ट छूट गया। समझ रहा हूँ क्या चीज छूटी? तो पॉइंट वाइज मैं लिखा था। सर कहाँ छुट्टी होने के टाइम एक ही चीज याद, एक ही आवाज सुनाई भी देती है, चैन की एक और जल्दी निकलने की, और दूसरा दिमाग में कहाँ है सर? दूसरा क्या है सर? बैड डेट्स रिकवर्ड। सर डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाना। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। डेटर अकाउंट नहीं करना है सर, क्योंकि डेटर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। राइट, डेटर अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। थर्ड नंबर, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूजेस। क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और चेक के थ्रू पैसा निकालना है बैंक से टू बैंक अकाउंट। राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है? कैपिटल के अंडर में आता है सर। वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो ओनर का एक्सपेंस हो सकता है लेकिन बिजनेस का वो एक्सपेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सर एमआरपी प्राइस से कम प्राइस पे कोई चीज लेना या देना, दैट इज डिस्काउंट। राइट, कितने टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं? टू टाइप्स के, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा सर, ट्रेड डिस्काउंट किस बेसिस पे मिलता है? बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू पे कोई चीज लेते देते हैं, उसके एवज कोई डिस्काउंट मिलता है या देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट, द पेमेंट बिफोर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, उसकी वजह से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट वन हमने सीखा था गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। तो किस किस रीजन से गुड्स हमारे बिजनेस से जाता है? सर चैरिटी, डोनेशंस, है ना? हाँ, एक्सपायर्ड गुड्स, लॉस्ट बाय एक्सपायर, थेफ्ट। सर इन सब रीजन से गुड्स हमारे बिजनेस से, एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया हमने, बांट दिया, सैंपलिंग, दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो वो सब क्या है सर? सर गुड्स हमारे बिजनेस चले जाते हैं अदर देन सेल। उस केसेस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? आपको बताया भी था, क्योंकि सर ये नेचर अब गुड्स का नहीं है। अगर आप डोनेशन के रूप में किसी को कोई गुड्स दे दिए, इसका मतलब वो गुड्स गुड्स नहीं रहा सर। गुड्स उसको बोलते हैं जो चीज खरीदते हैं बेचने के लिए, लेकिन आपने बेचा क्या? नहीं बेचा। जब बेचा नहीं तो उसको गुड्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपने एंट्री पहले से परचेज अकाउंट डेबिट उसे गुड्स मान के किया था, तो परचेज अकाउंट को हटाने के लिए, क्योंकि परचेज डेबिट किया है, उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? परचेज को क्रेडिट करना होगा। और जिस पर्पज के लिए आपने यूज किया, डोनेशन के लिए यूज किया, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। आ रही बात समझ में? चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दीजिए। थेफ्ट बाई हो गया, गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट हो गया, गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, चलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? जैसे यहाँ चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी सर उसी का एक प्रजाति है, गुड्स यूज टू मेक एन, गुड्स का यूज किस लिए कर दिया गया? एसेट। क्या एंट्री हो जाएगी? क्या एंट्री हो जाएगी? क्या एंट्री हो जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट सर। और एक ध्यान देने वाली चीज और है सर, ये हमेशा ट्रांजेक्शन किस वैल्यू पे होगा? कॉस्ट प्राइस से होगा। किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर हम लोगों ने किया था परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ फिक्स असेट की एंट्री। तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकला? इसमें ये निकला कि गुड्स के अलावा जो चीज भी खरीदते हैं उसके लिए जो चीज खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीद रहे तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीद रहे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करे तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीद रहे हैं तभी परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के अलावा कोई और चीज खरीदेंगे तो फिर परचेज अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। ओके सर, परचेज ऑफ असेट हो गया। सेल ऑफ असेट का, सेल ऑफ फिक्स असेट, इसके बारे में आप लोग कुछ बताया था कि सर जब भी असेट बेचते हैं हम इंस्टेंटली गेन एंड लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गेन एंड लॉस निकालते हैं। इसका लॉजिक भी हमने बताया था कि सर गुड्स को जो बेचते हैं उस टाइम हम लोग तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसमें हम एक रूल्स है कि अगर गुड्स के अलावा कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वो हमें सेपरेटली शो करना है, क्योंकि वो इररेगुलर नेचर का रहता है। क्या रहता है? इररेगुलर नेचर का रहता है, इन्वेस्टर मिसलीड ना हो, इस वजह से हम गुड्स के अलावा जो चीज बेचेंगे और उससे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी एंट्री अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ता है, राइट। तो इसमें हमने बताया था कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। सर बुक वैल्यू, वेरी नाइस सर, क्या निकालना है? बुक वैल्यू फाइंड आउट करना है। बुक वैल्यू को कंपेयर किससे करना है सर? सेल प्राइस से कंपेयर करना है। किससे करना है? सेल प्राइस। सर व्हाट इज द बुक वैल्यू? व्हाट इज द बुक वैल्यू? सर कॉस्ट ऑफ असेट, सीओए मतलब कॉस्ट ऑफ असेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। सर टिल डेट मतलब जिस डेट को असेट बिक रहा है उस डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। सर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक असेट खरीदा 10 लाख रुपए का, एक प्लांट एंड मशीनरी। जब से खरीदा है तब से लेके आज तक, आज तक मतलब आज सेल हम कर रहे हैं, उस डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन है सर इस पे 4 लाख रुपीस। तो हमारा असेट का बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 लाख। अब इस 6 लाख को कंपेयर, सर इसका मतलब यही होता है, क्या मतलब होता है कि हमारे बुक्स के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से उसकी वैल्यू आज के डेट में कितनी है? 6 लाख। सर ये तो 10 लाख का अरे 10 लाख का खरीदे तो 4 साल यूज भी तो किए अपन, तो उसके हिसाब से आज की वैल्यू कितनी है सर? 6 लाख। तो हम आज इसको कंपेयर करेंगे सेल प्राइस से। मान लो ये बिक गया 8 लाख रुपए में सर, तो इसको कंपेयर करना है सर इसके साथ, ठीक है। तो हमारा 2 लैक्स क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। 2 लैक्स क्या हो जाएगा? और कम में बिकता है 6 से, मान लो बिका सर 5 लाख, तो 1 लाख का क्या हो जाएगा? लॉस, राइट। 1 लाख का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गेन एंड लॉस निकालना चाहिए। और एक चीज और आप लोग को बताया था हमने, सर क्या बताया था आपने? कि हमेशा असेट क्रेडिट होगा कौन सी वैल्यू से? सर चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, हमेशा जब हम एंट्री करेंगे तो असेट क्रेडिट होता है कौन सी वैल्यू से? सर बुक वैल्यू से, तभी वो लेजर क्लोज होगा। सारी बात समझ में? हमने कल एग्जांपल भी लास्ट क्लास में दिखाया था आप लोग को। प्रॉफिट हुआ था तो भी बुक वैल्यू से हमने क्रेडिट किया था असेट को, लॉस हुआ था तो भी किया था। इसका लॉजिक भी बताया था सर, अगर बुक वैल्यू से नहीं करेंगे तो असेट कहीं ना बिक तो गया लेकिन असेट का वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, जो कि दिखना नहीं चाहिए। ओके, इसकी एंट्री भी आप लोग को बताया था, एंट्री क्या होगा इसकी एंट्री? असेट बिकने की सर कैश, बैंक, या उधार में बेच रहे हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट। बताइए साथ साथ बताइए आप लोग। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो जबरदस्ती डेबिट करने की जरूरत नहीं है। टू असेट अकाउंट, सर ये हमेशा असेट अकाउंट, चलिए असेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट इफ एनी। सर ये किस अकाउंट से डेबिट होगा? तो जितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, जितने का बिका है सर, उतने से डेबिट हो जाएगा। लॉस, सर या तो लॉस होगा या गेन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता।
राइट। या एक और चीज हो सकता है सर, नो गेन नो लॉस, तो उस केस में ना ये अकाउंट आएगा ना तो ये अकाउंट आएगा। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, सर ये बुक वैल्यू और सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ जाएगा। टू असेट, ये हमेशा क्रेडिट कौन सी वैल्यू से होगा, कौन सी वैल्यू से होगा, बुक वैल्यू से होगा। टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट इफ एनी, सर ये डिफरेंस अमाउंट, राइट, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट से आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। आप लोग लास्ट में याद दिलाना, एक बार मैं स्क्रॉल डाउन इसको करते जाऊंगा, है ना, जिससे अगर कोई भी चीज लिखना आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सर यहां तक लास्ट क्लासेस में हो गया था, आज हम लोग अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या पढ़ेंगे सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ड्यू। सर ऐसे एक्सपेंस जो हमने कर तो दिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, जैसे सैलरी एक महीने बीत गई है बट अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगा सैलरी, सर एक सैलरी अकाउंट आएगा, तो सैलरी पेमेंट कर देते तो भी सैलरी अकाउंट डेबिट आता है क्योंकि वो एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल बोल दो या आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दो, सैलरी पेबल, या इसको हम लोग ओएस सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हैं। अब इसका लॉजिक समझना है सर, ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ, मेन चीज यही समझना है सर। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हो गया डेबिट। सैलरी पेबल क्या है हमारे बिजनेस का, लाइबिलिटीज, क्या है, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सर ये लाइबिलिटी बढ़ी या घटी, सर बढ़ गई। सर मान लो हमने इस महीने की सैलरी स्टाफ को हमने नहीं दिया, तो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। सर क्रेडिट बैलेंस अब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। टैली में मान लो हमारे यहाँ 10 स्टाफ है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो हमारे बिजनेस में कितने स्टाफ है सर, और वहां पे अगर आप एंट्री कर रहे हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, तो कैसे पता चलेगा किस बंदे को कितनी सैलरी देनी बाकी है। इसीलिए हम लोग टैली में क्या करते हैं, सारे स्टाफ का जो लेजर बनाते हैं वो किसके अंडर बना देते हैं, सैलरी पेबल। पहले एक ग्रुप बनाते हैं, हालांकि ये सब चीजें जिनका टैली हुआ है उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। पहले ग्रुप बनाएंगे सैलरी पेबल, किसका बनाएंगे सर, सैलरी पेबल। सर किसके अंडर बनना चाहिए, करेंट लाइबिलिटीज के अंडर में, किसमें बनना चाहिए सर, करंट। तो हमारा एक ग्रुप और कौन सा बन गया सर, सैलरी पेबल। ठीक है। फिर जितने भी स्टाफ रहेंगे, मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर, उनके जो लेजर बनाएंगे वो किसके अंडर बनाएंगे, सैलरी पेबल। तो अब एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई टू मिस्टर जेड टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी टू मिस्टर सी। तो एक्चुअली में एंट्री क्या हो रही है, सैलरी टू सैलरी पेबल ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे तो हमें पता भी चल पाएगा कि किस बंदे को कितना सैलरी देना बाकी है। आ रही बात समझ में? तो टैली में डिस्कस करेंगे जब एंट्री करेंगे, तो ये सब चीजें जिनकी एंट्री टैली में हो चुकी है उनको समझ में ये सब चीजें आ रही होंगी कि हमें किस तरीके से करना है। क्लियर है? तो आप कभी भी जॉब करें या बिजनेस का एक स्टाफ का अकाउंट मेंटेन करना है, जो हर बिजनेस में होता है सर, तो क्या करना है आपको, एक सैलरी पेबल का ग्रुप बना लेना है। क्या बना लेना है सर, ग्रुप बना सकते हैं ना, क्रिएट ग्रुप सैलरी पेबल। सर किसके अंडर में, करेंट लायबिलिटीज। फिर जितने भी स्टाफ आपके हैं उन सबका जो लेजर बनाएंगे, तो डेटर क्रेडिटर ये सब मत बना दीजिएगा सर, क्योंकि वो परचेस सेल से रिलेटेड होता है। किसके अंदर बनेगा, सैलरी पेबल। तो मंथ के एंड में हम क्या होता है, नॉर्मली हम सैलरी कब देते हैं, करेंट मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ के 10 डेज को कोई देता है, कोई 5th डेज को देता है। बैंक की बात अलग है, बैंक सेम डे दे देता है सर मंथ एंड में। और छुट्टी पड़ती है जो 31st को है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड बैंक में है
बताते हैं कि सर 31st अगर लास्ट डे को अगर सैलरी आती है, उस डे को अगर कोई फेस्टिवल आ जाएगा तो एक दिन पहले मिल जाए। जैसे प्राइवेट में क्या होता है, अगर फेस्टिवल आता है तो और चल 2-4 दिन छूट गया, 2-4 दिन बाद देना पड़ेगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है सर। तो सर मंथ के एंड में तुरंत एंट्री हम कर लेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम सेम डे सैलरी देते नहीं सर मंथ एंड में, तो पहले ड्यू की एंट्री कर लेंगे। फिर जब उसको हम पेमेंट करेंगे, मान लो 10 स्टाफ है, कल को केवल 2 ही स्टाफ आया तो उसके 2 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए दोनों बंदे के, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पता चल गया हाँ 2 बंदे की पेमेंट हो चुके हैं। फिर बाकी का तो बच्चा है। हरी बात समझ रहे? दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा तो क्या बताना है आपको सर? सर ऐसा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। क्या होता है? बकाया। एक्सपेंस मतलब खर्च का बकाया, मतलब खर्च कर चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट करना बाकी है। सर नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होगा सर? प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। क्या लिख लें? यहाँ पे सिंपल जो थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ा है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है इसकी एंट्री? आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोगों ने? लिख लिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जिनको लिखना है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, लिख सकते हैं सर। अपने बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और इंग्लिश में बोलना तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट एट पेड। एक्सपेंस कर दिया है लेकिन अभी तक पेमेंट। सारी बात समझ। आई एम कंफर्ट विद द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। 12th हिंदी एंड 12th के बाद सारी पढ़ाई इंग्लिश। मैं दोनों के लिए भगवान को बनाना ही था सर टीचर। हाँ, एक्सपेंसेस इंकर्ड, इंकर्ड मतलब कर देना सर, एक्सपेंस हो चुका है बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अब आता है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताइए क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस सर? यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं, रिसीट नहीं होगा यहाँ, एक्सपेंस है तो पेड करेंगे ना। ऐसा होगा कि हम एक्सपेंस भी करें और हमें रिसीव भी हो सर, इससे बड़ा सुख, ऐसा वरदान अगर मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख है सर कि एक्सपेंस भी करो पैसा भी मिले। हाँ, तो नवरात्र का पूरा ऑफर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब खर्च करते जाओ, इधर मिलता जाएगा, खर्च करते जाओ मिलता जाएगा सर। ऐसा सुख कहाँ है सर? सर प्री नाम है सर, प्री पेड। अच्छा, मोबाइल में सर एक दो सिस्टम था, एक अभी भी है सर, एक प्रीपेड और दूसरा, एक क्या है? प्रीपेड और दूसरा पोस्ट पेड। बैचलर लोगों के लिए बड़ा अच्छा स्कीम है सर पोस्ट पेड। जैसे हम लोग के बैचलर लाइफ में क्या होता था, प्रीपेड में क्या है, पहले पेमेंट करिए फिर आनंद लीजिए। अब पोस्ट पेड में क्या है सर, पहले आनंद ले लीजिए, हेलो बेबी हेलो सोना, पहले आनंद, और उसके बाद जब लंबा चौड़ा बिल आएगा ना, जैसे हम, मेरा रूममेट था, लंबा चौड़ा बिल आया, सर क्या करना पड़ा, उसके पापा उसको सोने की अंगूठी पहनाए उन्हें, सर 5,000 का बिल आज से 15 साल पहले। तो हालत क्या हो गया, मतलब लगा कांपने जब रिलायंस का बिल आया सर, पोस्ट पेड। तो पता नहीं था कि, और उसमें क्या होता है सर, कभी कभी रात को मोबाइल ऑन ही है तो ऑन ही है सर, उस टाइम कहाँ सर, यार अंधा होता है। रात भर जब वो आया लव लेटर रिलायंस का, हालत खराब हो गई, मतलब उसको नींद नहीं आ रहा, बोल रहा रोहित कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अब वहां से फोन धमकी आना चालू हो जाता है सर, आपका पेमेंट बाकी है पोस्ट पेड में, फिर हम लोगों को भेजेंगे आप पेमेंट करिए, ये वो है। फिर बेचारे को उसके पापा ने अंगूठी सोने का दिया था,
उसको बेचा, बेच के पैसे से बिल पटाया और पापा को बोला पापा मेरा अंगूठी गिर गया पापा। तो पोस्ट पेड, पोस्ट पेड मतलब बाद में पेमेंट करना, क्या करना, बाद में, ठीक है। अभी जीवन ने अच्छा कर दिया, अनलिमिटेड सर, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है अब कोई तकलीफ नहीं है, अब पोस्ट पेड की जरूरत नहीं है। प्रीपेड सर पहले से पेड कर देना। अब पोस्ट पेड, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्रीपेड मतलब सर पहले से पेड, लेकिन यहां पहले से पेड का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ईयर के खर्चे को इसी साल पेड कर देना, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को इसी साल पेमेंट कर देना, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड हमारे लिए क्या है सर, एक तरीके से सोचोगे इस साल के लिए क्या है, असेट है सर, एडवांस आपने पेमेंट कर दिया, खर्चा इस साल का नहीं है लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। नॉर्मली इंश्योरेंस वगैरह के केसेस में होता है कि हमने इंश्योरेंस आज ही खरीद लिया, प्रीमियम आज ही पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका कवरेज 6 मंथ मान लो इस साल का है और 6 मंथ नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मान लो 12,000 का प्रीमियम आया, ध्यान से समझना, एक साल का प्रीमियम कितना आया, 12, और हमने सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी 1 अक्टूबर को लिया पॉलिसी, कितना लिया सर, 1 अक्टूबर, जो कि 1 ईयर का कवरेज है। तो सर इस साल कितना महीने कवर्ड होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ, 12,000 दे दिया। लेकिन अब अच्छा कवरेज उसका क्या होगा सर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होगा, लेकिन 6 महीने इसी साल से रिलेटेड और 6 महीने किससे रिलेटेड है, प्रीमियम, लेकिन उसने इसी साल ले लिया, तो क्या 12 का 12,000 इसी साल का खर्चा है वो, नो सर, सर 6 महीने खर्चा इस साल का है, 6 महीने का नेक्स्ट ईयर का है। तो जो इस साल खर्चा है उसे खर्चे में बुक करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है उसे खर्चा नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6,000, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 12,000। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है सर, एडवांस पेमेंट किया है, एक असेट मतलब एक तरीके से आपका एडवांस पैसा कहीं जमा है सर, वो असेट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट टू बैंक अकाउंट, असेट डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लेकिन कभी कभी अच्छा एंट्री क्या हो जाएगी सर सर आपने तो बताया प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन एंट्री क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। ये एंट्री कब करना है, इसको थोड़ा समझना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कल मैं डॉक्टर से मिला, बोला कि सर मेरी तबीयत 15 दिन हो गया लेकिन अभी तक ठीक फील नहीं हो, तो क्या मुझे डेंगू टाइफाइड मलेरिया की जांच करवा लेनी चाहिए, तो बोले बिल्कुल करा लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया, बोला कि अगर 15 दिन से डेंगू हुआ होता तो तुम यहाँ चल के नहीं आ पाते। पहले उसने हाँ बोला करा लीजिए आप, बीच में तबीयत ठीक हुई थी, फिर कल परसों से फिर से, फिर उसने बोला आपकी शेड्यूल क्या है, तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा शेड्यूल है, सुबह उठना है, तैयार वार होके, आलसी जीव शरीर, जल्दी जल्दी तैयार होना है, लेट से उठना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, ओम जय जगदीश हरे कितना टाइम हो रहा है, ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके भागे भागे आना है, फिर क्लास में घुसना है, एसी तुरंत ऑन कर देना है, पढ़ाना चालू करना है, फिर यहाँ पढ़ाने के बाद फिर ठीक फिर केबिन में जाना है, फिर एसी ऑन चालू करना है, बैठना है, फिर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो फिर धूप में फिर भागना है, घर भागना है। बोले आपको टाइफाइड मलेरिया नहीं हुआ, अपनी आदत को सुधारिए, मतलब घुसिए भी, तो जो मैंने बोला ना आते समय कि एसी रुक जाओ थोड़ा 5-10 मिनट, घुसने के थोड़ा बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब एसी में रहिए, और निकलने के पहले 15 से 20 मिनट एसी से बंद करके रहिए। अभी मौसम ऐसा हो रखा है कि बिना एसी का आप जी नहीं सकते, और एसी चालू करेंगे तो बीमार होने से कोई आपको रोक, मतलब 8 बजे भी इतनी धूप हो जा रही है कि आप
और मच्छर का प्रकोप सर हमारे इंडिया में, ये भगवान, मतलब मैं 10 बार रात को जब सोता हूँ नेट लगा लूं क्या, सफोकेशन हो रहा है, एसी चालू कर रहा हूँ, डॉक्टर मना किया है एसी सोने के लिए, अच्छा एसी बंद करो, नेट फेट हटाओ, फिर मच्छर चूं चा, मतलब कंफ्यूज कि कैसे जीना है भगवान। समझ में नहीं आ रहा है जीना कैसे है। मच्छर का प्रकोप भी बड़ा हैवी है सर, तो ये दिक्कत है। तो आप लोग भी यहाँ से निकला करो ना तो 2-4-5 मिनट, या मेरे को याद, मैं हालांकि बंद कर देता हूँ लेकिन अभी कुछ दिन से भूल जा रहा हूँ। जब आप बीमार रहते हो ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, नहीं तो मैं अक्सर क्लास देखते हो जब ऑफ होने का रहता है उसको 10 मिनट पहले बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप बाहर जाएं तो आपका बॉडी एसी से निकल के ना जाए, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं सब प्रीपेड, क्या समझते हैं प्रीपेड, क्या हो जाएगी एंट्री से? जब आप प्रीपेड की एंट्री करेंगे तो ध्यान देंगे कि क्या मैंने एक्सपेंसेस बुक कर लिया है कि नहीं, राइट सर, एक्सपेंसेस बुक कर लिया कि नहीं। जैसे मैंने 12,000 रुपए आपको बताया पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस लिया है 1 अक्टूबर को, कब लिया है सर? तो इतनी चीजें तो समझ में आ रही है ना, 6 महीने इस साल से रिलेटेड और 6 महीने नेक्स्ट ईयर से, इतनी बातें समझ में आ रही है ना सर। ये सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और इसको मार्च, हमने पॉलिसी कब लिया सर? इस डेट को लिया, 1 अक्टूबर को लिया, 1 अक्टूबर 2023 मान लो। सर इसका कवरेज कब तक रहेगा? किसी भी पॉलिसी का कवरेज सर, अगर जनरल इंश्योरेंस वगैरह आप ले रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस समझते हो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो सर इसका कवरेज कब तक रहेगा सर? 1 अक्टूबर से, यहाँ पे ले लेते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, सर इसका कवरेज रहेगा यहां से लेके 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक रहेगा, 30 सितंबर, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक रहेगा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन आपने यहां से लेके यहां तक के कवरेज के लिए प्रीमियम कितना पेमेंट कर दिया सर? हाँ, तो आपने क्या देखा कि सर ये पेमेंट तो 12,000 कर दिया, लेकिन हमारा कवरेज इस साल से रिलेटेड खर्चा कितना है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए सर? 6 मंथ। और नेक्स्ट 6 मंथ किससे रिलेटेड है, इस साल या नेक्स्ट ईयर? सर ये नेक्स्ट ईयर है, और ये जो है आपका करेंट ईयर है। तो क्या 12,000 खर्चा इसी साल मान लेना चाहिए? नो सर, इस साल कितना मानना चाहिए? 6 मंथ का 6,000, 12 महीने का 12,000, तो 6 महीने का 6,000, और नेक्स्ट ईयर 6,000। तो इसमें सावधानी आपको क्या बरतनी, पहले देखना है कि क्या आपने खर्चे पूरे के पूरे बुक कर लिए। कभी कभी होता है हम पहले खर्चे पूरे बुक कर लेते हैं, तो पूरा बुक कर लेना मतलब हमने एंट्री कर लिया क्या, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, ये एंट्री हम कर चुके हैं। अब बाद में हमें पता चल रहा है कि ओ 6 मंथ किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट। ये एक्चुअली हम लोग ध्यान कब देते हैं सर? पहले आया इंश्योरेंस कराए पेमेंट कर दी सर, बिजनेस में भी इंश्योरेंस, यस, बिजनेस में भी स्टाफ का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, कंपनी में होता है। उसके बाद आप अपने स्टॉक का करा सकते हो, अपने एसेट का करा, हाँ स्टॉक गुड्स मतलब स्टॉक का करा सकते हैं, अपने एसेट वगैरह करा सकते हैं। बिजनेस में कोई कार वार कोई एसेट खरीदे सर, उसका भी करा सकते हैं। तो अगर मैंने ये एंट्री कर रखा है तो जैसे ही हम प्रीमियम पेड करते हैं ना पहले खर्चे में डाल देते हैं, लेकिन जब साल का अंत आता है 31 मार्च, मैं आपको जितनी भी एंट्री बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मार्च महीने में अप्लीकेबल होगा सर, 31 मार्च। तो जब वो आता है तब हम लोग ध्यान देते हैं ओ इसमें कितना, कोई खर्चे आउटस्टैंडिंग वाले हैं क्या, कोई प्रीपेड वाले हैं क्या, उसी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो मान लो ये एंट्री कर रखे हो तो क्या एंट्री करोगे 31 मार्च को, बताओ?
क्या करेंगे सर, इस 12 खर्चा 12,000 बुक कर लिए, लेकिन हमें 12,000 बुक नहीं करना था सर, 6,000 करना था, तो 6,000 से कम करेंगे। अगर उसको डेबिट कर दिए तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, इजंट इट। अगर आपने डेबिट कर दिया तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना हो, तभी तो माइनस होगा ना उसमें से। और सर डेबिट क्या करना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। तो आप ये एंट्री करोगे सर, इसलिए प्रीपेड की एंट्री हमने क्या लिखवाया है बुक में, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट। लेकिन ये एंट्री कब करनी, जब आपने खर्चे पूरे बुक कर लिए हैं तो। दूसरा क्या हो सकता है सर, अगर हमने खर्चे के टाइम ही ये निकाल लिया कि इसमें से इतना प्रीपेड है और इतना क्या है करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो हम ये दो बार एंट्री न करके हम एक ही एंट्री कर सकते हैं सर। वो एंट्री क्या कर सकते हैं, जैसा अभी हमने कराया था, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि दो एंट्री को जब हम लोग क्रॉस आउट करेंगे ना या मर्ज करेंगे तो यही एंट्री निकलेगा जो मैं करने जा रहा हूं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितना कितना, 6,000, 6,000 एंड, तो आप अगर ये भी एंट्री कर सकते, उन दो एंट्री की जगह पे ये भी एंट्री आप कर सकते। आ रही बात समझ में, ऐसा मत कर देना कि पहले हमने ये एंट्री किया है तो फिर जाके प्रीपेड की एंट्री कर दे, नो सर। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इन दोनों एंट्री को अगर क्रॉस आउट करें सर या मर्ज करें, इन दोनों एंट्री को क्या करें, मर्ज करें, तो क्या एंट्री बनेगा सर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपने 12,000 से डेबिट किया है और 6,000 से क्रेडिट किया है, तो कितने से डेबिट होगा सर, 6,000 से। ये दोनों एंट्री हो गई सर, हो गई। फिर टू बैंक अकाउंट 12,000, टू बैंक अकाउंट, राइट। प्रीपेड, अब कौन सा बचा सर, ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई, ये भी सर, ये प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, प्रीपेड इंश्योरेंस, समझ गए। अगर इन दोनों एंट्री को मर्ज करेंगे तो फाइनल एंट्री क्या होगा, ये होगा। तो आप ये दो एंट्री भी कर सकते हो या इसकी जगह पे एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। इसको एक बार नोट आउट कर लीजिए आप लोग अपने उसी जस्ट बगल में, तो आपको क्लियर होगा। आइदर और, या तो ये या तो क्लियर है ना। आप ये सेकेंड वाली एंट्री तब करोगे जब ये फर्स्ट वाली हो चुका है तो।
क्लियर है, बढ़े आगे, समझ गए आप लोग। सर ये वाली एंट्री तभी करनी है सेकंड वाली अगर ये वाली हो रखी है, तो अगर ये एंट्री पहली वाली एंट्री नहीं हो रखी है, ये वाली अगर एंट्री नहीं हो रखा है तो आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है, फिर ये एंट्री पास करना, तो आपको सोच समझ के एंट्री करना है, डेबिट क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए, इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना है। कौन सा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो असेट में जाएगा, वो असेट है, एडवांस है, क्या है वो सर, वो इस साल के लिए एडवांस है, मतलब असेट है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो खर्च हो जाएगा सर। अच्छा नेक्स्ट ईयर की भी एंट्री सर बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे इस साल आपने प्रीपेड इंश्योरेंस किया है ना, नेक्स्ट ईयर में इसी को रिवर्स कर देना है, क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्या एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की एंट्री बता रहा हूँ आप लोग को, हो जाएगा सर इंश्योरेंस, इसलिए जितने भी प्रीपेड होते हैं नेक्स्ट ईयर में उसको रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं टू प्रीपेड। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6000, ये एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सर नेक्स्ट ईयर वो प्रीपेड प्रीपेड नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा उस साल का एक्सपेंस हो जाएगा, तो जितने भी प्रीपेड होते हैं उसकी रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर में कर दी जाती है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, अब क्या हो गया, सब प्रीपेड हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग का भी यही रूल्स है, जो करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब इसको जब हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं या करेंट ईयर में ही है तो मान लो नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, तो क्या एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सैलरी आपने बुक पहले से कर लिया है तो दोबारा पेमेंट करते समय फिर सैलरी डेबिट नहीं करना है, नहीं दो दो बार सैलरी सैलरी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो, लाइबिलिटी को पे कर रहे हो ना कि सैलरी को पे कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज केवल डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंट्री नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, हाँ हाँ बोलो। हाँ एक उसके आगे थोड़ा सा और ऐड करना है, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ, या उसके बाद ही बोल दो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। तो किसी भी असेट के कंटिन्यूअस यूज करने की वजह से जो असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है सर, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन का जन्म क्यों हुआ, आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन वर्ड क्यों आता है, कभी दिमाग में कुछ ऐसा चला कीड़ा कि डेप्रिसिएशन क्यों आया, असेट खरीदे तो असेट को डेबिट क्यों नहीं कर दिए, खर्चा क्यों नहीं मान लिए। हम्म, राइट, वेरी गुड। सर असेट एक साल का खर्चा नहीं है सर, मान लो अगर उस असेट की लाइफ हम एस्टिमेट करते हैं 10 ईयर्स, तो कितने साल का खर्चा है, 10 ईयर्स। लेकिन हम पीएनएल अकाउंट जो बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, वो क्या बनाते हैं सर, 1 ईयर का। आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन बोल के एक चैप्टर है आपके 11th में, उसमें एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपको 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो 1 ईयर का ही इनकम लिखना पड़ेगा और 1 ईयर का ही एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। आप अगर इनकम सेल्स लिख रहे हो 1 साल का, असेट लिख दे रहे हो जो कि 10 साल का खर्चा है, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल पाए। तो आपको 1 ईयर का इनकम लिखना है और 1 ईयर का ही क्या लिखना है, एक्सपेंस लिखना है। अब असेट अपन खरीदे, लेकिन वो एक्सपेंस 1 साल का है या 10 साल का है,
सर 10 साल, अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो कितने साल का खर्चा है वो? सर 10 साल का है। तो हम क्या करेंगे, उसका 1/10 करके 1 साल का खर्चा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सर? यस सर। मान लो 1 लाख का कोई एसेट खरीदे जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो पर ईयर का खर्चा एक मोटा मोटी कितना हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। तो हमें सर 1 साल का खर्चा कितना लिखना चाहिए? 10,000। क्या नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम। और असेट से 10,000 क्या कर देते हैं? माइनस, मतलब असेट की वैल्यू अब 1 लाख से 90 हो गई, मतलब उतना असेट किधर ट्रांसफर हो गया? 1/10 पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। अब हमारा काम हो गया सर दोनों, हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हमने अडॉप्ट कर लिया कि 1 ईयर का इनकम लिया और 1 ईयर का ही क्या ले लिया? एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में भी हम क्या दिखा रहे हैं? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहे हैं असेट की। खरीदे थे तो 1 लाख, लेकिन यूज किया अब उसकी वैल्यू 90,000। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यहां से डेप्रिसिएशन का क्या हुआ? जन्म हुआ। आ रही बात समझ में कि पीएनएल में सर 1 ईयर का ही लिखना है। क्या लिखना है? 1 ईयर का लिखना है। अच्छा सर, असेट की वैल्यू रिड्यूस क्यों होती है? सर ये डेफिनेशन किसने दिया सर? J.R. बॉटली बॉय ने डेफिनेशन दिया। क्या दिया उन्होंने? बोला रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। सर असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, किसकी वजह से? कंटिन्यूअस यूज जब करते हैं तो किसकी वजह से असेट की वैल्यू कम होती है? क्या रीजन क्या है कि हम कोई भी असेट को कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है? तो पहला रीजन उन्होंने क्या बताया? वियर एंड टीयर। सर असेट का टूटना घिसना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जिस टेबल बेंच पे बैठे हैं उसको अगर प्यार से देखें तो वो घिस रहा है, टूट रहा है सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहा है? ठीक है, उसके ये सनमाइका वगैरह ये सब निकल रहा है। दिस इज व्हाट? वियर एंड टीयर। दूसरा, इफ्लक्शन ऑफ टाइम। समय के इफ्लक्शन मतलब व्यतीत होना, स्पेंड होना। स्पेंड ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा असेट की वैल्यू कम हो जाती है। बेसिकली ये लाइन जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। बेसिकली किसके लिए होता है सर? इसको समझते हो आप लोग? लीज होल्ड प्रॉपर्टी समझते हो आप लोग? लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं, कितने लोग समझते हैं? आई होप कि 11 12 तो कोविड में नहीं गया होगा आपका। हाँ हाँ। नहीं तो फिर तो रेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए। लीज होल्ड क्या होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीज होल्ड एंड रेंटल, and why the rental is called expenses and why the leasehold property is called asset? जैसे रेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता, 11 मंथ 12 मंथ। हाँ 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 हाँ, क्या आंसर! सर ने बोला ना अकाउंटिंग में यही विडम बनाए हैं सर, 100 लोग 100 आंसर्स। और कोई? क्या रेंट में एग्रीमेंट नहीं बनवाते अपन? ऐसा ठीक ठीक ठीक, सही जा रहा हो, बट थोड़ा सा उसको क्या करना है। दो टाइप्स की काजू की बर्फी बनती है, एक जैसे मेरी मिसेस बनाती है वो अलग क्वालिटी है, और एक मार्केट में जैसे मिलता है वो। लेकिन है दोनों, मतलब कहना तो सर सेम चाह रहे हैं, लेकिन बस अंतर वही है सर। मार्केट में काजू बर्फी बनती है वो शेप अच्छा रहता है सर, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है सर। एक दिन ना मुझे काजू बर्फी मतलब तो सोच के हंसी आता है। मैं मीठे का बड़ा बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ, पेट से तो पता चलता ही होगा थोड़ा बहुत। क्या हुआ पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं बोला इस बार ना इस फेस्टिवल में तुम काजू की बर्फी बनाओ। तो क्या क्या ला दे बता दो मेरे को, तो बोल मैं बोला खोआ ला देता हूँ और काजू वाजू ले आता हूँ जितना बोलो। तो उसने बोला कि पागल हो क्या, खोआ थोड़ी ना पड़ता है काजू बर्फी में? बोले मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लगता है खोआ ही पड़ता है। बोले नहीं, काजू बर्फी में खोआ नहीं पड़ता है। तो हम दोनों के लिए बीच में क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट हुआ। हम लोग चलो पूछते हैं, तो हम लोग अग्रवाला मिठाई वाले के पास पहुंचे दोनों लोग। मैं बोला भैया ये काजू की बर्फी कैसे बनाते हो आप लोग? तो बोले सर काजू और चाशनी। मेरी वाइफ मेरे पे हावी हो गया, देखो यही चीज खोआ ही पड़ता है। नहीं नहीं, काजू बर्फी में कहाँ खोआ पड़ता है? वो हावी हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। आह। और मैंने भी उसके बर्थ मतलब जो मैरिज के बाद
जो पहला गिफ्ट जो दिया था हमने, उस टाइम उतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो मुझे उस कुक की स्पेलिंग मतलब वो नाम नहीं याद है, वो एक आदमी है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उसकी 7 सेट की इंग्लिश की बुक दिया था, मतलब कुक की फूड का, कि भाई ये गिफ्ट भी हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा, अपन अकाउंट के स्टूडेंट, डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाएगा। शादी के बाद जानते ही हो, मुझे कुक में बहुत फेम मतलब 2-3 डायलॉग एकदम फेमस होता है लड़कियों का। तो पहला डायलॉग, मुझे कुक में बड़ा ही इंटरेस्ट है। दूसरा, मुझे ज्वेलरी से प्यार नहीं है, जो दोगे वही खा लेंगे। हाँ, लेकिन शादी के जस्ट रिवर्स। तो कुक का पता नहीं चलता, ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए सर। ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए सर, नहीं तो फिर देखो, अगर आप कहीं फंक्शन में गए और कोई हैवी सेट पहन लिया उनसे ज्यादा, तो समझ लो वो फंक्शन आपका बिगड़ना ही बिगड़ना। न जाने कहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है शादी के बाद, भगवान जाने। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, तो मैंने बोला ठीक है, इतना काजू वगैरह सब ला के देती है। जब उसका भी पहला था सर, फर्स्ट टाइम, यूट्यूब वगैरह उतना था नहीं कि लोग देख के बना ले सर। उसने बनाया काजू की बर्फी, और जब जमाया ना, जमने के बाद जब सूखा, तो ना वो कटा नहीं, वो एकदम क्या हो गया सर, छोटे छोटे मतलब एकदम भुर्रे टाइप के। जब उसने ऐसे ऐसे किया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया सर, काजू बर्फी। लेकिन खाने में मैं बता रहा हूँ, इतनी इतना टेस्टी कि अगर वो घर का आप काजू की मिठाई खा लेंगे, तो फिर मार्केट का खाना मतलब वो दांत में चिपकना, अगर ओरिजिनल आप बना रहे हो तो काजू दांतों में चिपकना, वो टेस्ट, वाह मतलब। उसके बाद आप मार्केट का खाना भूल जाएंगे सर। वही अंतर है, आप बताए सही, लेकिन बताना सही चाह रहे हो, लेकिन वो भुर्रे टाइप की काजू की बर्फी बन रही है। उसी इसी बार पे फिर हुआ कि चलो अच्छा ठीक है, काजू की बर्फी नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, गुलाब जामुन नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। गुलाब जामुन की स्थिति जानो कि कैसा होगा। तो उसका रेड वाला पोर्शन ऊपर तैर रहा था सीरे में, और व्हाइट वाला पोर्शन जो है गॉड। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड रेंट में डिफरेंस है सर। रेंटल जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, क्या होता है सर, 1 ईयर। एंड लीज होल्ड जो होता है सर, मोर देन 1 ईयर के लिए। अगर आप कोई, जैसे डी मार्ट ने जो लैंड लिया है, वो रेंटल लिया है या लीज होल्ड पे लिया है। ये बैंक जो दुनिया को, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, दुनिया को सर जो लोन देते हैं घर खरीदने के लिए, ऑफिस खरीदने के लिए, खुद किस में रहते हैं सर, रेंट पे रहते हैं। तो दिस इज अ मिड क्लास ट्रैप। तो दे दो मिड क्लास को, दो घर खरीद ले, घर खरीद ले, कार खरीद ले, शॉप खरीद ले। तो खुद बैंक, किसी बैंक को देखो अपने घर पे, अपने क्या इनके पास पैसे की कमी है सर, नो सर। बस वो बिजनेस कर रहे हैं, और मिडिल क्लास क्या कर रहा है, तो दूसरे को देख के बेवकूफी कर रहा है। तो लीज होल्ड सर जो मोर देन 1 ईयर के लिए लिया जाए, जैसे मान लो डी मार्ट है, उसने रेंट पे अगर वो लेगा, और उसको लग जाएगा सर 1 ईयर पूरा सेटअप बनाने में, और उसके बाद ओनर बोल दिया भैया खाली कर दो, क्या हाल हो जाएगा बेचारे का, बेहाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट, एचआर, ये वो सेटअप वेटअप, 1 ईयर तो लग जाएगा सर सेटअप में। इसलिए वो लोग रेंटल नहीं लेते, क्या लेते हैं, लीज पे लेते हैं। क्या लेते हैं सर, लीज पे लेते हैं। तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो चूंकि है तो वो सर रेंटल ही, लेकिन लाइफ बेनिफिट 1 साल, अगर हम 10 साल के लिए लिए हैं, तो वो कितने साल बेनिफिट देगा सर, 10 साल। और 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता तो उसे क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। इसलिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है सर, लेकिन वो हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है, क्योंकि उसको हमने 10 साल के लिए लिया है, 10 साल वो हमको बेनिफिट देगा। तो मान लो हमने 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में लिया है, 1 साल बीतेगा, तो मतलब 1 लाख रुपए हमने क्या कर लिया, उसका यूज कर लिया। अब 9 ईयर, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 9 लाख। 2 ईयर्स बीता, 8 लाख हो गया। दैट इज व्हाट, दैट इज इफ्लक्शन ऑफ टाइम। समय के बीतने के साथ साथ असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम। इस वीडियो पे मुझे एक अनलाइक तो जरूर मिलेगा सर, बाकी ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है सर, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी का होना सर। सर कीपैड मोबाइल नोकिया का सर, नोकिया 5500 वगैरह, पहले जो रेट से आते थे, क्या वो रेट
तो उससे कम रेट में मिल जाएंगे अब कीपैड मोबाइल। सर क्यों? क्योंकि टच आ गया सर, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए सर। टेक्नोलॉजी आने, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ फैशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। एंड एक्सीडेंटल और परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। सर दो टाइप्स के फॉल होता है प्राइस में, एक होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। सर टेम्परेरी मतलब जो होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। किस बेसिस पे? डिमांड, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते सर। परमानेंट फॉल मतलब सर कोई बैन लग जाए, जैसे आपके घर में मान लो कोई ऑडी गाड़ी है, आपके बिजनेस के नाम पे है वो, ठीक है, 1 करोड़ का, लेकिन उसको 10 साल से ज्यादा यूज करते हो गया सर। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया इस नवरात्र में कि पॉल्यूशन की वजह से अब 10 साल से पुरानी कार नहीं चलेगी। सर जो मान लो उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आज के डेट में मान लो 30 लाख 40 लाख, जो आपने बुक्स में लिखा है 1 करोड़ का कार, अब वो क्या 30 लाख का होगा उसकी वैल्यू? अब नो सर, अब वो चलेगा नहीं, अब वो स्क्रैप में बिकेगा। किस में बिकेगा? स्क्रैप में। दिस इज टेम्परेरी फॉल इन द मार्केट प्राइस या परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस? सर परमानेंट फॉल इन द मार्केट। सारी बात समझ में, उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो इन रीजंस की वजह से असेट की वैल्यू कम होती है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि उसके मेथड्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। राइट, आज यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं जिससे आप लोग, सॉरी, अगर किसी को नोट करना होगा तो इस वीडियोस के लास्ट में जाके आप नोट कर सकते हैं। बस यहीं तक है।